लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले देश के नंबर 1 कार्यक्रम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की। विपक्ष की सीटें बढ़ी, अब संसद चलेगी, हंगामा भी बढ़ेगा। ये पहला आज का मुद्दा है। सहयोगियों वाली मोदी 3.0 में भी क्या बड़े फैसले हो पाएंगे, ये जनता जनार्दन के मन में सवाल है। 2024 से राजनीति के मिजाज के बदलाव का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने फुल मेजॉरिटी वाली सरकारें देखी थी, लेकिन अब ये गठबंधन सरकार है और करप्शन के खिलाफ कड़े एक्शन का दौर जारी रहेगा। यह भी बड़ा मुद्दा है। जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनके लिए जोरदार तालियां। आपका अभिनंदन है मेरे साथ। रोहन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। नेता प्रवक्ता है मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अमित जमाई साहब है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अमीक जमाई, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। यह सियासत 360 डिग्री वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुआत से ही कुछ भा नहीं रहा है। यानी कभी राहुल जी कहते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी, कभी खड़गे जी कहते हैं कि यह सरकार जल्दी गिर जाएगी, और अब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उसमें भी दिक्कत हो गई। तो हर चीज से ही दिक्कत है शुरुआत से। जब कहते हैं बोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा? देखिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा रिजीम है, ये आंध्रा और पटना कंट्रोल्ड रिमोट सरकार है। हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इवन हमारे नीतीश बाबू ने, आंध्रा ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, देश को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है, कि युवा जो ताकत है भारत की, जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया, वोट किया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा रिजीम दिया, उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलिसी है, ना शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है। नीचे आपके सामने जी अब आपने अपनी बात रखना है। एक सेकंड आपने अभी बोला कि नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस कराया, पूरे देश में होनी चाहिए। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, कर्नाटका में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट तैयार है, पेश की नहीं की जाती। बड़ा सवाल है ये। हिमाचल में क्यों नहीं किया जाता? ये कांग्रेस की सरकार है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है, वहां किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे पंजाब में विपक्ष की सरकार है अगर, तो वहां किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक प्रश्न कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ। मैं आपको समझा रहा हूं। जी। जब देश की सतह पर जातिगत जनगणना होगी, जाति पर आधारित, इस देश की जनता को गिना जाएगा। आप कहते हो ब्राह्मण 5% है, हम कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। क्षत्रियों में बिहार में जो कास्ट सर्वे नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के ज़माने में जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उनके सामने, उसमें यह बताया गया कि जो क्षत्रियों की वहाँ की ताकत है, वो एक मुस्लिम मेहतर से बदतर शिक्षा और नौकरियों में उनकी हालत है। हमारा ये कहना है ईमानदारी के साथ, इस देश में जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो, उसके पास मकान है नहीं है, शिक्षा है, नौकरी नहीं है, अगर वो कहीं पे भी कमी है। कराया क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट तैयार है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, पेश क्यों नहीं करी? अब आपके स्तर की बात बोल रहा हूं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार मोदी को करना पड़ेगा। देश ने रिमोट कंट्रोल का आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी, और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए। ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था, अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, ये नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, आपके बीच में वो नहीं बोले। देखिए अब आप एनडीए को भी 1 मिनट तो देंगे ना, आपको 2.25 मिनट सुना गया। ये जो विपक्ष का स्वभाव है ना कि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, टीवी डिबेट में ये हाल है।
जातिगत जनगणना पर अगर ये आएंगे ना, कर्नाटक में कराया हुआ है, डेटा नहीं देना चाहते। प्रणब मुखर्जी जब थे उन्होंने कराया पूरे देश में, राहुल गांधी डेटा पचा गए, खा गए, पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का। जातिगत जनगणना हुई थी वो, कांग्रेस आज तक उस पर जवाब नहीं देती। तेलंगाना में करा लीजिए, हिमाचल में करा लीजिए, कहीं नहीं, चुप है। आपकी जहां जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए, जैसे पंजाब बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना या जाति के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिगुफा छोड़ना। और हम बताते हैं आपको, अगर बिहार ने इसको कराया तो कमिटेड होकर के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया। और हम मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है सरकार, ये प्रजातांत्रिक सरकार। जी जी जी, अब मेरे को आरजेडी के पास जाना है, कंचना यादव, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। मैं पहले कंचना यादव, तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन राजनीति तो अपने तरीके से चलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, आप बार बार बोले, मतलब फॉरेन मीडिया में इंटरव्यू दिया राहुल जी ने और ये कहने का प्रयास किया कि ये सरकार तो गिर जाएगी। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं G7 में हम मजबूत देश हैं, ये सरकार मजबूत है, और राहुल गांधी एक अखबार को, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, गिर जाएगी, ये चलने मिलने वाली नहीं है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड, नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है, इनको मैं जब ऑर्डर आया था ना हूं। सरकार में नहीं, ये अपडेट नहीं है, इनको मैं नहीं थे, गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो, एक मिनट दीजिए, नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड, अरे कंचना जी बोलेंगे, जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पेटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। दिस इज नॉट जोक, ये जोक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पेटिशनर उसको खारिज करवाए, वो आप एक आपको नहीं लेकिन पता आप तो बीजेपी के साथ सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया, सीना ठोक कर बोले आरक्षण मैडम मैं सीना ठोक के सबको कहता हूं, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मेरे को रोहन गुप्ता की बात पे जाना है। मैडम क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, जवाब दीजिए। लालू जी महिला आरक्षण मेरा निवेदन है, एक एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखें, लेकिन देखिए एक सेकंड आपके बीच में बोले, मैंने उनको रोक दिया मैडम, आप ही बोले। थैंक यू, फिर से दैट्स अ गुड जेस्चर। ओके, बोलिए मैडम, प्लीज आप बोलिए। आरक्षण बढ़ा, लगातार हमने मांग की केंद्र सरकार से उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। क्यों नहीं डाली इनकी केंद्र की सत्ता, क्यों नहीं डाली? वो